हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नरेंद्र कठाने, जिन्होंने प्रूव किया है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर डेडिकेशन से मेहनत करे तो ये एग्जाम बहुत कंफर्टेबली निकाल सकता है। नरेंद्र जी ने आर्ट स्ट्रीम के होने के बावजूद पहले एसबीआई क्रैक किया, फिर ईएसआईसी क्रैक किया। प्रेजेंटली वो ईएसआईसी में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और अब उन्होंने हमारे बहुत बहुत कवेटेड ऑर्गेनाइजेशन का ब्रिलियंट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम क्रैक किया है। वेलकम नरेंद्र जी, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। मुझे सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा मुझे इस सेशन में इनवाइट करने के लिए। हाँ जी। एजुटैप मेरी जर्नी का बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है। तो मैं भी चाहता था ये सेशन जल्दी से जल्दी हो जिससे मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव अ वंडरफुल स्टूडेंट जिन्होंने काफी सालों से हमारे साथ कुछ सालों से हमारे साथ एसोसिएटेड रहे आप। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अपनी कंसिस्टेंट मेहनत से ये एग्जाम क्रैक करते हैं, हमारी हेल्प से थोड़ा बहुत ये एग्जाम क्रैक करते हैं। सर, मैं जानती हूँ कि आपकी मदर आरबीआई में रही हैं और Yes. आपने उनसे भी इंस्पिरेशन पाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हाउ डज शी फील एंड हाउ डू यू फील आफ्टर दैट? मैम वो तो अभी इस मोमेंट क्लाउड नाइन पे है अभी। बहुत बिल्कुल। ही घर में खुश है सब लोग हाँ कि जी। फाइनली इस कोवेटेड पोजीशन को अचीव कर लिया है। हाँ जी। और मेरी मदर ने 25 ईयर सर्व किया है आरबीआई भोपाल में। अब इस जी। बात से खुशी है कि एक जनरेशन खत्म होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी आरबीआई में रहेगी। ब्रिलियंट सर। हाँ यस जी। मैम। हाँ जी, अब तो आपके आई थिंक सिस्टर भी बैंकिंग में है। और मुझे पता है अब आप रेगुलेटर और बैंकर साथ में होंगे, एक ही परिवार से। यस मैम, फैमिली में मेरे काफी सारे बैंकर हैं और एक हाँ मैं जी। रेगुलेटर हूँ। एक मुझे लगता है एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहेगा अब आगे। बिल्कुल, डेफिनेटली थोड़ा सा आपके फेवर में शायद। यस मैम। वेल डन सर। सर, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और प्रोफेशनल लाइफ जो कि आपकी बहुत ही वाइब्रेंट रही है, बहुत ही गवर्नमेंट सेक्टर में आप बहुत ही खूबसूरत पोस्ट में यहाँ पे भी रहे हैं, इस पूरे जर्नी के बारे में बताइए, अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मैम मैं बेसिकली भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से। जी। स्टार्टिंग से बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ जिसको 70-75% से ज़्यादा मैं कभी स्कोर नहीं करता था। लेकिन उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी। और उसके बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। जी। 2 साल मैंने एसबीआई में काम किया है। हम्म। उसके बाद मैंने ईएसआईसी में स्विच किया जी। और करंटली मैं अभी नागपुर में पोस्टेड हूँ। जर्नी का मैं बोलूँगा कि मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा मोटिवेशन रहा है मेरी मदर, हाँ जी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। जी। और सेकंड मोटिवेशन था आरबीआई ज्वाइन करने का, अ, कि आरबीआई एक कंप्लीट पैकेज ऑफर करता है हाँ जी। जिसमें बहुत अच्छी करियर ग्रोथ है हाँ जी। और एक हैंडसम कॉम्पनसेशन है। बिल्कुल। तो उस इन दोनों ही फैक्टर्स ने मुझे मोटिवेट किया आरबीआई को कंटिन्यूअसली परस्यू करने में। और मैम एजुटैप से मैं लास्ट 3 ईयर से एसोसिएटेड हूँ। जी। और ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जिससे मैं एजुटैप को थैंक यू बोल सकूँ। तो मैं एजुटैप की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दीक्षा मैम, अंचित सर, गुरकीरत सर, जी। जो स्क्रीन पे दिखते सभी टीचर्स को, प्लस हाँ जी। जो बैकएंड पे काम करते हैं, जिन्होंने टाइमली मेंस की आंसर शीट पे फीडबैक दिया, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। एजुटैप के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इस इतनी बड़ी पोजीशन को अचीव कर पाना। तो उसके लिए थैंक यू। सर, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल आपके फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम स्टूडेंट्स का फीडबैक हमेशा ओपनली लेते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज वर्ड्स फॉर अस। बट आई ऑनेस्टली बिलीव आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से ही आपने अपने अपने आपको मिले हुए राइट रिसोर्सेज को आपने अप्लाई किया है और आप यहाँ पहुंचे हैं। तो अपनी प्रेपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। वर्किंग एस्पिरेंट होते हुए भी आपने वो ये कंसिस्टेंट एफर्ट कर पाना, मैं सोच सकती हूँ बहुत मुश्किल रहा होगा। अपनी वर्क और अपनी प्रेप को आपने कैसे बैलेंस किया, किस तरीके से आपने प्रेप किया, उसके बारे में हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ बताइए। मैम बीइंग एन वर्किंग एस्पिरेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वर्क के साथ मैनेज करना। जी। अगर हम 1 घंटे के लिए भी घर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद फिर उस एफिशिएंसी से पढ़ाई नहीं हो पाती एज कंपैरेटिवली जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं। तो एक डिसएडवांटेज तो था, जी। लेकिन उसको हमको
मुझे लगता है जो वर्किंग एक्सपीरियंट है, उनके पास टाइम कम रहता है। इस वजह से उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वो स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने मैम मेरा वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। तो मैंने मैनेज किया मैम सुबह उठ के, सुबह जी, 2 घंटे उठना, उसके बाद ऑफ़िस के बाद मैं लेट नाइट ऑफ़िस में रुक जाता था क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर चेयर और कंप्यूटर है। क्योंकि घर जाने के बाद एक बार रिलैक्स होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मूड नहीं करता पढ़ाई का। तो मैं सही ऑफ़िस में बात। रुक जाता था, सुबह मैनेज करता था पढ़ के। और बीच में अगर वर्क के साथ टाइम मिल जाए ऑफ़िस आवर्स में, हाँ तो जी, मैं उसको भी यूटिलाइज़ करता था। जी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो वीकेंड्स रहते हैं, हाँ जी, का बेस्ट यूज़ करना पड़ता है हम वर्किंग एस्पिरेंट्स को, तो उस वजह से काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ती हैं। जैसे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना, मूवीज़ देखना, तो बहुत सारे ओकेज़न्स पे मैंने ये सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि कंटीन्यूअसली माइंड में रहता था कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है। हाँ जी। और मैंने अपने लिए छोटे-छोटे टारगेट्स भी रखे थे, जिसको टाइमली अचीव करना था मुझे। तो इस वजह से मैं ऑफ़िस और प्रिपरेशन को इस तरीके से मैनेज किया। हाँ जी। जहाँ पे भी टाइम मिल सका वहाँ पे। ब्रिलियंट सर। सर आपके थोड़ी लंबी जर्नी रही है, आपने अपने पिछले 3 अटेम्प्ट्स काफी फोकस से दिए हैं। आपने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया धीरे धीरे करके अपने फाइनल 3 अटेम्प्ट्स में? मैम लास्ट के अटेम्प्ट्स में ऐसा हुआ था, जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा था। जी। लेकिन मेंस के मार्क्स कम थे, प्लस हाँ जी। इंटरव्यू में भी काफ़ी कम स्कोर आया था। हाँ जी। तो मुझे ये जब एनालिसिस किया मैंने अपने खुद का, मुझे समझ में आया कि जो आंसर राइटिंग है उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। जी। प्लस कुछ कांसेप्ट थे उसका रिवीजन ज़रूरी था। अ, मैनेजमेंट जैसा टॉपिक है, उसके मल्टीपल रिविजन्स रिक्वायर्ड रहते हैं। और वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि कमी थी उस चीज़ की। जी। इस बार मैंने स्टार्टिंग से ही नोटिफ़िकेशन के काफ़ी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी हाँ जी। और एक फिक्स टाइम टेबल अपने लिए प्रिपेयर किया था। तो मुझे लगता है मैं टाइम टेबल पे अपनी प्रिपरेशन करता रहा और टाइम का मैं अ, बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता था कि एक हम्म, दिन में इतनी मिनिमम आवर्स पढ़ाई होनी चाहिए। मेरा हम्म, एम था कि जितना भी टाइम अवेलेबल है, उसको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है। हाँ जी। सही, आपने बहुत सही बोला। अ, आपने इस पे हमारी पुरानी कॉन्वर्जेशन में भी एम्फसाइज किया हुआ है कि आप ये मानते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए। हाँ। वो बहुत ज़रूरी है। ये सीरियसनेस क्यों रेलेवेंट है, आप प्लीज़ हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए। मैम एक्चुअली नोटिफ़िकेशन के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है हमको जी। और सिलेबस ऐसा है, आजकल पैटर्न ऐसा चेंज हो गया है कि प्री और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ती है बिल्कुल। और मेंस का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम्म। उस वजह से अगर नोटिफ़िकेशन जो भी कैलेंडर रहता है आरबीआई का, एडवांस में अगर प्रिपरेशन करेंगे तो हमको एक एडवांटेजियस पोज़ीशन पे रहेंगे, या, जिसमें हम मेंस के सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। जी। क्योंकि नोटिफ़िकेशन के बाद बहुत ही कम टाइम रहेगा, उसमें हमको प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट देने रहेंगे। हाँ उस जी। टाइम पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी एक्सपेक्टेड मंथ रहता है नोटिफ़िकेशन का, ज़्यादा नोटिफ़िकेशन की डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए कि कब किस मंथ में आएगा, किस में नहीं। 2-3 बिल्कुल। महीने का जो स्पैन रहता है उसमें नोटिफ़िकेशन आ ही जाएगा। आप वेल एडवांस में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। चाहे तो आप किसी कोचिंग की गाइडेंस ले सकते हैं। कोचिंग की गाइडेंस से एक आपको कंसोलिडेटेड मटेरियल मिल जाता है एक जगह पे, जी। टाइमली फीडबैक मिलता है, तो वो एक कोचिंग का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। लेकिन अगर एस्पिरेंट्स अगर खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। आपका क्या रिसोर्स रहा सर, इस फेज 1 और फेज 2 के लिए? सोर्सेज क्या थे आपके? मैम मेनली मैंने एजुटैब के स्टडी मटेरियल पे रिलाई किया है। जी। फेज़ 1 के लिए लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स को रेफ़र किया था। हाँ जी। और उसके अलावा रिपोर्ट्स टैब जो थी, हाँ एजुटैब जी। जो रिलीज़ करता है, हाँ जी। उसको मैंने रेफ़र किया। रीज़निंग और इंग्लिश के लिए ऐसे कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबल था। जी। सिर्फ़ मॉक टेस्ट के थ्रू उसको मैं हाँ जी। प्रैक्टिस करता था। हाँ जी। क्वांट में मैम बहुत ज़्यादा वीक हूँ। जी। तो विष्णु सर के मैंने लेक्चर्स देखे, सिलेक्टिव टॉपिक्स को मैंने कवर किया। तो हाँ विष्णु जी। सर को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर। काफ़ी डिटेल्ड में उनने समझाया।
हाँ जी। तो मैंने सिलेक्टिव टॉपिक्स कवर किए, लेकिन मैंने उनको डेप्थ में कवर किया, जी। क्योंकि क्वांट में हमको सेक्शनल कट ऑफ को ही टारगेट करना रहता है। जी। मेन जो हमारा टारगेट एरिया है वो जीए है। हाँ जी। जीए को मैंने 3 मंथ के करंट अफेयर्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस रिपोर्ट स्टेप एजुटेप से कवर किया। ठीक है सर। ब्रिलियंट। और मेंस के लिए अ, मैं थोड़ा और ज़्यादा पीछे गया। मैंने 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स को कवर किया। उसमें रिपोर्ट्स भी थी, हम्म। प्लस ईएसआई में मैम मेनली स्कीम्स आती है। हाँ जी। तो एजुटैब की एक स्कीम्स टैब भी आती है, जिसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में है या किसी पे कुछ अपडेट आया है, वो सारी स्कीम्स रहती है। और मेजरली पूछा भी वही जाता है हाँ एग्जाम्स जी। में, जो स्कीम्स न्यूज़ में है। हाँ जी। कभी आपको फोमो नहीं हुआ कि और रिसोर्सेज यहाँ से उठा लूँ? आजकल स्टूडेंट्स को ये बहुत ही डर रहता है कि अ, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कैसे उसको असेस करें, कैसे उसको कवर करें? मैम इतने मैंने पहले एसबीआई से आया, ईएसआईसी में, फिर आरबीआई में। तो एक चीज तो मैं समझ गया हूँ, एक गोल्डन रूल जो सभी एग्जाम्स में फॉलो होता है, हाँ जी। स्टिक टू द वन सोर्स एंड हैव मल्टीपल रिविजन्स। ब्रिलियंट। हाँ जी। ये बेस्ट पॉलिसी है। इससे जो एक सोर्स रहता है वो आपके माइंड में इनग्रेन्ड हो जाता है बार बार रिवीजन करने से। जी। मल्टीपल सोर्स से भले ही सेम इंफॉर्मेशन रहेगी, लेकिन वो स्टिक नहीं करती, मुझे लगता है माइंड में। हाँ जी। एक सोर्स को फॉलो करना चाहिए, उसके रिविजन मल्टीपल होने चाहिए। बिल्कुल। और प्लस मैम ये बोलना है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मस्ट है। हम्म। सिर्फ रिवीजन से नहीं होगा काम। जी। एमसीक्यू की काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्लस एजुटैब में जो मैनेजमेंट सेक्शन है, में हर टॉपिक के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जी। का सेक्शन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ जी। उसमें उससे समझ में आ जाता है कि एक्चुअल एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और किस वे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाँ हम जी। उस तरीके से उस टॉपिक को अप्रोच कर सकते हैं। एक दो रिविजन्स के बाद मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ता था, उसके बाद फिर टॉपिक को अप्रोच करता था। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था। बिल्कुल सर। हाँ जी। एज अ वर्किंग एस्पिरेंट आपका जो ये अप्रोच रहा है, मैंने देखा एक तो कंसिस्टेंटली पढ़ना, टाइमली स्टार्ट कर देना नोटिफिकेशन के आने से पहले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली पढ़ते हुए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए, ये आई थिंक बहुत यूजफुल टिप्स होंगे स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली अपने जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस। सो बिल्कुल। सर, इस पूरे दौरान मतलब स्पेशली considering you are working at a wonderful post, please tell us a little about your work life also. आपने मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। आपका वर्क कितना रेलेवेंट है, सोशल सेक्टर में आप काफ़ी अलाइंड है आपका वर्क। पर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, वर्क सेटिस्फैक्शन है? आपने कैसे अपने आप को दोबारा से मोटिवेट किया आरबीआई को देते रहने के लिए? मैम मैं जिस प्रोफाइल पे हूँ अभी, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, वो हाँ जी। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हाँ उस जी। सेक्शन को जो सोसाइटी में बहुत ही लोअर सेगमेंट में है। तो ये इस जॉब में करंटली, लेकिन जो मेरा रोल है वो मैं प्रोक्योरमेंट डिवीजन में था। जी। आरबीआई के लिए मोटिवेशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, मदर, और जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो आरबीआई ऑफर करता है, उस वजह से था। प्लस यहाँ पे आने के बाद मैम मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मिसिंग है। जैसे करियर ग्रोथ इस डिपार्टमेंट में थोड़ी सी स्लो है। मैं हाँ जी। चाहता था ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे करियर प्रोग्रेशन अच्छा हो। हाँ जी। प्लस मैम आरबीआई एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से डायरेक्टली, मुझे लगता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम कॉमन जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आरबीआई में जाने के बाद मैं ऐसी पोजीशन में कुछ साल में आ जाऊंगा जहाँ पे कुछ अच्छे डिसीजंस लेके हम कॉमन पीपल की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकेंगे। जी। बिल्कुल सर। प्लीज टेल मी कि आप ऐसा आपने मेरे को बताया कि एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी आप मानते हैं कि ये इंटरव्यू स्टेज को भी क्रैक किया जा सकता है। कई बार एस्पिरेंट्स को डर लगता है कि उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग इनफ नहीं है, क्योंकि वो एलीट कॉलेज से नहीं है या किसी ब्रांड नेम वाले कॉलेज से नहीं है। तो इसमें आपका क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैम जैसे पहले बताया था, मैं स्टार्टिंग से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। जी। 75% से ज़्यादा कभी स्कूल में आए नहीं है। हाँ प्लस जी। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है।
मैम ये इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है मुझे लगता है वो डिमांड नहीं करते कि बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू हो और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आप हो। हम्म। अगर आपका डेडिकेशन है और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये किसी भी एग्जाम्स को, जैसे आरबीआई हुआ, यूपीएससी हुआ, जैसे हमने पहले भी देखा है कि बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स ने भी यूपीएससी क्लियर किया है शेयर डेडिकेशन से। हाँ जी। आरबीआई भी क्लियर किया जा सकता है। और प्लस मैम मुझे लगता है आरबीआई का जो इंटरव्यू बोर्ड है वो इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता हाँ जी। हमारी प्रोफाइल को देख के। लास्ट ईयर मेरे इंटरव्यू में स्कोर 18 था, इस बार 59 स्कोर किया है मैंने। जो कि एक तो बहुत ब्यूटीफुल जंप है सर। यस मैम, मुझे लगता है ये जंप इस वजह से है मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए। हाँ जी। प्रोफाइल का बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं था। जी। अ, तो एस्पिरेंट्स को ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि प्रोफाइल और रेप्यूटेड कॉलेज से का होने के बाद ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में। एक नॉर्मल बैचलर बीए ग्रेजुएट भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। तो इंटरव्यू में आपने जैसे कि बताया 18 से 59, आपका बहुत ही काफी मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या आपको लगता है आपने क्या क्या चीजें चेंज की, क्या इन्हांस किया नॉलेज, क्या कॉन्फिडेंस लेवल में आपने किन स्टेप्स को फॉलो करके ये इंटरव्यू में इतना ब्रिलियंट स्कोर अचीव किया? मैम लास्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता है मैंने ऑफलाइन मॉक्स को अटेम्प्ट नहीं किया था। हम्म। इस साल मैंने ऑफलाइन मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, हाँ जिससे जी। एक एक्चुअल इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस हो जाती है। उसने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। प्लस मैंने जो आरबीआई की फंक्शनिंग है उसको बहुत अच्छे से समझा। जो इनकी वेबसाइट्स हैं, पीडीएफ्स के थ्रू जो भी गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर की स्पीचेस अवेलेबल रहती है उनकी वेबसाइट पे, उससे उन स्पीचेस को पढ़ के बहुत अच्छा इंसाइट मिलता है कि आरबीआई में इकोनॉमी में क्या इश्यूज हैं और क्या गवर्नमेंट उस पे और आरबीआई काम कर रही है। तो मैंने इन चीज़ों को समझा और इसी वजह से मुझे लगता है कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आया क्योंकि मैं चीज़ों को जानता था अच्छे से। और सेम चीज़ जब एक क्वेश्चन भी इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि उन्होंने एक क्वेश्चन आया था कि आप कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। हम्म। मैंने ये आंसर दिया था कि मैम मैं किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क करने को रेडी हूँ, लेकिन अगर गिवन द चॉइस मैं डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन चूज करूंगा जिससे मैं अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस को यूज कर सकूँ। जी। तो फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के बारे में सब बताओ डिटेल में। तो फिर जी। मैंने क्योंकि अच्छे से पढ़ा था उनकी वर्किंग को, हाँ तो जी। वो मैं अच्छे से कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाया। और हम्म। वो मुझे लगता है इंटरव्यूअर्स भी अम, उनके पास ऑलरेडी आंसर्स रहते हैं, उनको आंसर्स नहीं जानना रहता है। वो ये हाँ। देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहा है और इसको अगर प्रेशर सिचुएशन में हम लोग डाल रहे हैं तो कैसे उसको टैकल कर रहा है। तो इस बार के इंटरव्यू में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा कामली वहाँ उनके सामने बैठा था और मुझे लगता है वो मेरे फेस पे भी दिखा होगा उनको। इस वजह से डिसेंट मार्क्स दिए उन्होंने। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल सर, ये एक प्रेपरेशन आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट करती ही है। तो हर स्टेज पे राइट प्रेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वेरी वेरी ट्रू। सर, आप ओवरऑल एजुटैप को क्या फीडबैक देना चाहेंगे? आपका क्या जो भी एक्सपीरियंस रहा है, whatever you wish, negative, positive, anything you would like to tell us, so that we also continue to help students as we have helped you. मैम बहुत ज़्यादा सजेशंस नहीं है, ऑलरेडी एजुटैप बहुत अच्छा कर रहा है। जी। कंटिन्यूअसली एजुटैप के कंटेंट के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस आते रहते हैं। एंड सर कंटिन्यूअसली एनालिसिस करते रहते हैं और जी। बूस्ट करते रहते हैं एस्पिरेंट्स को। अ, इसके अलावा मैम कंटेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मैं हमें अपने सारे फ्रेंड्स और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि एजुटैप का आप पूरा टोटली रिलाई कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी पूरी टीम को बस थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है मेरी जर्नी का। जी। तो होल पूरी एजुटैप की टीम को थैंक यू। वेरी you're very very welcome sir, बहुत ही humbling experience है हमारे लिए भी when our students grace the halls of RBI. So sir, आप finally कुछ words जो बाकी एस्पिरेंट्स को कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से, जो कि आपने कल मुझे एक बात बोली थी कि आप औरों की गलतियों से भी सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं खुद गलतियां करने से पहले। तो क्या आप ऐसे कुछ लर्निंग्स देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से
इतने सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिए हैं और क्रैक किए हैं और उनमें अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद सर व्हाट आर योर वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर आवर स्टूडेंट्स? मैम मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही बोलूंगा कि दो तरीके के सपने होते हैं। एक सपना होता है जो हम सोते टाइम देखते हैं, और एक जी। सपना होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो अब वो राइट। एस्पिरेंट्स को डिसाइड करना है कि वो आरबीआई किस तरीके का सपना है उनके लिए। और मैं भी कंटिन्यूअसली सक्सेस स्टोरीज देखता था एजुटैप पे, जी। जिससे मैं दूसरे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी मिस्टेक से सीख सकूं। और काफ़ी कुछ, जितने मैंने काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होगी, उसमें से काफ़ी अच्छी लर्निंग्स थी। तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी घबराना नहीं अपनी प्रोफाइल और वर्किंग एस्पिरेंट्स को डेडिकेशन से अपनी प्रिपरेशन करें, कंटिन्यूअसली अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें, मॉक्स दें, जी। न्यूज़पेपर पढ़ें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। हाँ जी। दैट्स इट मैम। Wonderful. Thank you so much for joining us, sir. We wish you all the very, very best for a wonderful career ahead at RBI. Thank you for थैंक यू मैम, joining. थैंक यू। Thank you.